हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो ये रेलवे इंजीनियरिंग हम कर रहे थे जेके एसएसबी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन टॉपिक को देख सकते हैं, इसके सिलेबस को देख सकते हैं, आप उस हिसाब से अपने जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो फर्स्ट और जीरो टॉपिक जो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसका सिलेबस देखा था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इसकी हिस्ट्री के बारे में, इंडियन रेलवेज क्या होता है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इंडियन रेलवेज की उसका स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर में हम बात करें, सबसे पहले तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही कंट्रोल करती है इंडियन रेलवेज को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेलवे बोर्ड। ठीक है, रेलवे बोर्ड जो है एक्ट करता है एज ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड को ही हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी कहते हैं। ठीक है, एंड जो रेलवे बोर्ड होता है उसमें 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 7 मेंबर्स जो हैं हेड करते हैं इसको। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक ठीक है, ग्रुप ए सर्विसेज के कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं रेलवे बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रेलवे बोर्ड के नीचे हमारे पास आ जाता है इंडियन रेलवे जोन्स। ठीक है, इंडियन रेलवे जोन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 18 जोन्स हैं इंडियन रेलवेज की, जिनको हेड कौन करता है, जनरल मैनेजर। ठीक है, जनरल मैनेजर दैट मीन जीएम हेड करते हैं रेलवे जोन्स को। ठीक है, रेलवे जोन्स के बाद हमारे पास आ जाती हैं डिवीजन्स, और इंडियन रेलवेज की कितनी डिवीजन्स हैं, 68 डिवीजन्स हैं। और उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कौन हेड करता है, डीआरएम। ठीक है, डीआरएम दैट मीन्स डिविजनल रेलवे मैनेजर्स। ठीक है, और इन डीआरएम जो होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी इंडियन रेलवेज के एसेट्स हैं, जो भी चीजें हैं इंडियन रेलवेज की, उसको क्या करना, मेंटेन करके रखना, उसको ऑपरेट करना और उसको मेंटेन करना। ठीक है, उसके बाद डिवीजन के बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टेशन मास्टर्स। ठीक है, और स्टेशन मास्टर का क्या क्या होता है, इंडिविजुअल स्टेशन को कंट्रोल करना, जो भी इंडिविजुअल स्टेशन है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, स्टेशन मास्टर का। ठीक है, तो जो भी ट्रेन की मूवमेंट है उसके स्टेशन से वो भी कंट्रोल कौन करता है, स्टेशन मास्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोडक्शन यूनिट होते हैं जहाँ पे रेल के कुछ सामान बनते हैं, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं ऑफिसर्स की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर ऑफिसर्स होते हैं जो किसके कंट्रोल में आते हैं, रेलवे बोर्ड के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो रेलवे का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेकेंडरी और माइनर कंपनीज। ठीक है, मतलब कुछ हमारे पास सब्सिडरी कंपनीज होती है। सब्सिडरी का मतलब हो गया कुछ माइनर कंपनीज होती है, माइनर कंपनीज जो रेलवे के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं पीएसयूज आ जाती हैं। ठीक है, पीएसयूज दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट आ जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करें इसमें सबसे जो मेजर शेयर होल्डर है वो इंडियन रेलवेज ही है। ठीक है, इंडियन रेलवेज का सबसे ज्यादा इसमें शेयर है। उसके बाद इसके साथ साथ इंडियन रेलवेज में जो कंपनियां काम करती हैं 16 पब्लिक एंड सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज काम करती हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये नाम आप रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी सारे एग्जाम में नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ कंपनीज है, जैसे कि आईआरएफसी आ गया, राइट्स लिमिटेड आ गया, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आ गया, दैट मींस इरकॉन आ गया। ठीक है, देन एमआरवीसी आ गया,
देन आरबीएनएल आ गया। तो आपने इन कंपनियों में से काफी सारी कंपनीज के नाम भी सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं ये फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में डील करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कंपनियां हैं आरएलडीए, आईआरएसडीसी, ठीक है। ये आप नाम याद कर सकते हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। देन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ कंपनीज है जैसे कि डीएफसीसीआईएल, ठीक है। देन हमारे पास है पीआरसीएल, ठीक है। उसके बाद पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन के लिए हमारे पास है केआरसीएल है, सीओएनसीओआर है, ठीक है। आईटी एंड कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास पीएसयूज हैं, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट मींस क्रिस, आरसीआईएल, ठीक है। केटरिंग एंड टूरिज्म के लिए हमारे पास है आईआरसीटीसी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पीएसयूज हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंडियन रेलवेज है वो मेजर शेयर होल्डर है, और जो ये पीएसयूज हैं इनके बहुत ही कम शेयर्स हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो इंडियन रेलवेज है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, दैट मीन जो आदमी है वो भी काम करते हैं, ठीक है। तो वो उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से कैटेगरीज के पर्सन काम करते हैं। तो हम बात करें इनकी स्टाफ की बात करें, जो स्टाफ ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे पास होता है तो वो होता है गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड सर्विस का, दो टाइप का, एक है गेजेटेड, एक है नॉन गेजेटेड, ठीक है। गेजेटेड में हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के ऑफिसर्स आ जाते हैं, और नॉन गेजेटेड में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जो पर्सन है वो आ जाते हैं, ठीक है। ग्रुप ए की हम बात करें तो इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी के थ्रू होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। और इसमें जो भी ग्रुप ए में जो भी ऑफिसर्स आते हैं उनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजरल टास्क, मतलब मैनेजमेंट के टास्क ही उनको करने होते हैं, ठीक है। ग्रुप बी के पर्सन की बात करें तो इसमें कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ए में यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, तो ग्रुप बी में क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर नहीं होती तो यहाँ पे पर्सन कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं प्रमोशन से, ठीक है। ग्रुप सी के जो पर्सन होते हैं उनकी प्रमोशन होती है और वो आ जाते हैं ग्रुप बी में, ठीक है। ग्रुप सी में कौन कौन से मेंबर आते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो इसकी रिक्रूटमेंट होती है, इसकी रिक्रूटमेंट कौन करता है, आरआरबीज, ठीक है। आरआरबीज, आरआरबीज का मतलब हो गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट करता है, और हमारे पास इंडिया में 21 आरआरबीज हैं, ठीक है। तो इसमें जो ग्रुप सी जो है इसमें हमारे पास जूनियर इंजीनियर आ जाते हैं, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ग्रुप डी की बात करें तो इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो आरआरसीज के थ्रू होती है। आरआरसीज का मतलब हो गया रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट करता है, और हमारे पास इंडियन रेलवेज में 16 जो है आरआरसीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो हमारे पास 7 सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग जोन है, ठीक है, इंडियन रेलवेज के। 295 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। 295 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर फैसिलिटीज की बात करें, इंडियन रेलवेज की फैसिलिटीज की बात करें तो इसके खुद के हॉस्पिटल्स हैं इंडियन रेलवेज के, स्कूल्स हैं और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। तो काफी सारी चीजें इंडियन रेलवेज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास रोलिंग स्टॉक, ठीक है। रोलिंग स्टॉक क्या होता है, रोलिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमारे पास रेल्स होती हैं, रेल्स पे जो रोल करता है उसको हम रोलिंग स्टॉक बोलते हैं। अब रेल्स क्या होती हैं हम बात करते हैं, जो आपने देखा होगा जिस पे ट्रेन चलती है उसको हम रेल बोलते हैं, दैट मीन जो पटरी होती है उसको हम रेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारे पास एक साइड की पटरी आ गई, ये आ गई दूसरे साइड की पटरी, ठीक है। ये पूरी पटरी मतलब ये एक साइड जो आयरन का जो बने होंगे हमारे पास बार्स, ठीक है, ये साइड बने होंगे, तो ये रेल्स, इनको हम रेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, रेल्स होती है, ठीक है। तो रोलिंग स्टॉक क्या हो गया, रोलिंग स्टॉक वो स्टॉक हो गया जो इन रेल्स के ऊपर चलता है। तो अब आपको पता है कि रेल्स के ऊपर क्या क्या चलता है, ठीक है। रेल्स के ऊपर आपका इंजन चलता है जिसको हम लोकोमोटिव्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव्स बोलते हैं।
उसके बाद पैसेंजर कोचेस चलते हैं, ठीक है, उसके बाद गुड्स वैगन चलते हैं, ठीक है, 3 चीजें चलती हैं। एक चलता है आपका लोकोमोटिव्स, लोकोमोटिव्स लोकोमोटिव्स दैट मीन इंजन आ गया आपके। दूसरा आपका चलता है गुड्स वैगन, गुड्स वैगन गुड्स वैगन आ गया जिसमें सामान आगे पीछे जाता है, उसको हम गुड्स वैगन बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके पास पैसेंजर कोचेस, पैसेंजर कोचेस वो कोचेस हो गए जिसमें आदमी जो है ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोकोमोटिव्स की बात करेंगे। लोकोमोटिव्स की अगर हम बात करें तो 1985 में जो लोकोमोटिव्स यूज होते थे वो मोस्टली स्टीम लोकोमोटिव्स यूज होते थे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स भी यूज होते थे। और बहुत ही कम जो थे वो सीएनजी लोकोमोटिव्स भी यूज होते थे। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के भी लोकोमोटिव्स हमारे पास यूज होते थे 1985 में, ठीक है। और जो स्टीम लोकोमोटिव्स की अगर हम बात करें तो ये खाली हेरिटेज जो ट्रेन थी वहां पे यूज होते थे स्टीम लोकोमोटिव्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि स्टीम लोकोमोटिव्स को हम जो पास्ट में जो यूज करते थे वो कहाँ पे यूज करते थे, ओनली फॉर द हेरिटेज ट्रेन्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो लोकोमोटिव की क्लासिफिकेशन की, इंडिया में जो क्लासिफाई करते हैं लोकोमोटिव्स को वो किसके बेसिस पे करते हैं, गाज के बेसिस पे, ठीक है। ट्रेन का जो रेल्स का गाज है वो कितना है। मोटिव पावर का मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, डीजल से चल रहा है या फिर स्टीम से चल रहा है, वो हो गया मोटिव पावर। देन वर्क दे आर सूटेड, मतलब कौन से वर्क के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन पावर या फिर मॉडल नंबर, उसके बेसिस पे हम इसको लोकोमोटिव को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हमने क्लासिफिकेशन देखनी है तो हमारे पास यहाँ पे 4 या 5 लेटर का एक क्लास नेम होता है इसमें लोकोमोटिव्स का, ठीक है। 4 या 5 लेटर का एक क्लास नेम होता है। तो 4 या 5 लेटर का क्लास नेम जो होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर डिनोट करता है ट्रैक के गाज को, ठीक है। सेकंड लेटर डिनोट करता है मोटिव पावर का मतलब हो गया कि डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिक इंजन है। थर्ड लेटर डिनोट करता है सुटेबल ट्रैफिक दैट मींस गुड्स ट्रैफिक है या फिर पैसेंजर ट्रैफिक है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लेटर हमारे पास डिनोट करता है मॉडल नंबर या फिर हॉर्स पावर रेंज, ठीक है। फिफ्थ लेटर हमारे पास डिनोट करता है टेक्निकल वेरिएंट या फिर सब क्लास या फिर सब टाइप को, ठीक है। तो ये हमने बात की लोकोमोटिव की। इसके बाद हम बात करेंगे गुड्स वैगन की एंड पैसेंजर कोचेस की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स वैगन का मतलब होता है जिसमें हम सामान ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स वैगन की एक यहाँ पे वैगन भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि गुड्स वैगन क्या होता है, ठीक है। तो गुड्स वैगन जो है एक इसमें न्यू नंबरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 2003 में, ठीक है। इसको गुड्स वैगन को एक 11 डिजिट का एक नंबर दे दिया गया, ठीक है, जिससे हम गुड्स वैगन का पता लगा सकते हैं कि ये किस तरीके का गुड्स वैगन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके जो फर्स्ट 2 लेटर हैं, यानी ये 2 लेटर हैं, ये वाले 2, ये डिनोट करते हैं इसको टाइप ऑफ द वैगन, ठीक है। ये जो नेक्स्ट 2 हैं, थर्ड एंड फोर्थ लेटर जो है ये डिनोट करते हैं ओनिंग रेलवे, ठीक है। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर जो है वो डिनोट करते हैं ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को, ये जो है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है 2017, ठीक है। 7 से लेके 10 तक डिनोट करते हैं हमारे पास इंडिविजुअल वैगन नंबर, दैट मींस ये जो है वैगन नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो लास्ट डिजिट है उसका मतलब होता है चेक डिजिट, ये जो है चेक डिजिट है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पैसेंजर कोचेस की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैसेंजर कोचेस, ठीक है। पैसेंजर कोचेस क्या हो गए, जहाँ पे जिसमें वो वाले कोचेस जिसमें पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास आईसीएफ, दैट मींस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस ये इसका नाम है पैसेंजर कोच का। दूसरा हमारे पास आ जाता है एलएचपी, दैट मींस लिंकली हॉफमैन बुश कोचेस, ठीक है, ये नाम है कोचेस के। देन हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, दैट मींस ईएमयू, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, दैट मींस एमईएमयू।
आर डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, दैट मींस DEMU। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं पैसेंजर कोचेस में। ठीक है, तो इसकी कुछ डिटेल्स हैं, ये हम देख लेते हैं। तो ICF की बात करें, ICF कोचेस की प्रोडक्शन फ्रॉम 1955 से प्रोडक्शन हो रही है इसकी 2008 तक। ठीक है, इसमें अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट के लिए हमारे पास सूटेबल है। ठीक है, आल्सो शॉर्टर रूट के लिए भी ये सूटेबल है। ठीक है, दूसरी में हम बात करें LHB की, दैट मींस लीगली हॉफमैन बुश कोचेस की, ये 90s में इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये लाइटर होते हैं, हमारे पास सेफर होते हैं, और इसकी जो स्पीड रहती है वो 160 किलोमीटर पर आवर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें EMUs की, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इनको हम लोकल ट्रेन्स भी बोलते हैं, लोकल ट्रेन्स आर सिंपली लोकल्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट की बात करें, तो ये हमारे पास रीजनल शॉर्ट डिस्टेंस रूट के लिए ये हम यूज करते हैं DEMUs। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैसेंजर कोचेस हैं कौन कौन से टाइप के हैं और इसमें क्या क्या फायदे हैं, ये कब इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। ठीक है, इंडियन रेलवेज की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो रेल्स बनती हैं या फिर जो इंजन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की लोकोमोटिव्स की बात की हमने। ठीक है, हमने बात की पैसेंजर कोचेस की बात की, तो वो कहाँ कहाँ पे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोकोमोटिव्स की बात करते हैं। जो लोकोमोटिव्स हैं दैट मीन इंजन वगैरह है वो कहाँ पे बनते हैं, तो फर्स्ट हम बात करते हैं चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है हमारे पास, ये चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे बनते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये है बनारसी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। ठीक है, ये है मरहोरा बिहार, मरहोरा बिहार में है ये। ठीक है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है, किसके बीच का ज्वाइंट वेंचर का मतलब हो गया कि 2 या 3 कंपनियां मिलकर इसको बनाती हैं, इसमें काम करती हैं। तो ज्वाइंट वेंचर किसका है, इंडियन रेलवेज का एंड जनरल इलेक्ट्रिक का। यहाँ पे बनते हैं हाई कैपेसिटी डीजल लोकोमोटिव, तो यहाँ पे बनते थे ऊपर हमारे पास बनते थे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, लेकिन ये जो बिहार का एक सेंटर है यहाँ पे बनते हैं हाई कैपेसिटी डीजल लोकोमोटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, तो यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनते हैं। ये यहाँ कहाँ पे है, मधेपुरा बिहार में है। ये भी एक ज्वाइंट वेंचर है, किसके बीच का, इंडियन रेलवे और अल्स्टॉम एसए के बीच का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, देन डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, ये पटियाला पंजाब में होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स तैयार होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रोलिंग स्टॉक की, तो रोलिंग स्टॉक हमारे पास जो तैयार होता है वो कहाँ पे तैयार होता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरमपुर तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न रेलवे कोच रायबरेली उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है, उसके बाद जो व्हील्स और एक्सल बनते हैं, जो व्हील्स और एक्सल जो गाड़ी के जो ट्रेन है उसके पहिए हम बोले, वो कहाँ पे बनते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर कर्नाटका में बनते हैं। ठीक है, और दूसरे कहाँ पे बनते हैं, रेल व्हील प्लांट बेला छपरा बिहार में। ठीक है, तो ये सारे हमने देखे जहाँ पे रेल्स के इंजन चाहे बनते हैं चाहे रेल के व्हील बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेलवे नेटवर्क की। ठीक है, रेलवे नेटवर्क की अगर हम बात करें तो रेलवे नेटवर्क में रेलवे ट्रैक्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेलवे ट्रैक्स, जो हम बात करें इसकी, तो हमने पहले भी बात की थी स्टार्टिंग के लेक्चर में कि जो रेलवे का नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा नेटवर्क फैल गया है। ठीक है, तो ये रेलवे का जो नेटवर्क है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ओवरऑल लेंथ कितनी है, 1,23,542 किलोमीटर, और ये डाटा जो है मार्च 2019 तक का डाटा है। ठीक है, स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो 82-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने रखी हुई है रेलवे ट्रैक्स में। ठीक है, और हम बात करें मैक्सिमम स्पीड जो पैसेंजर ट्रेन की हमारे पास है वो है 180 किलोमीटर पर आवर, और ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वंदे भारत एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है ये। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं गाजेस की। तो हमारे पास सबसे पहले तो ब्रॉड गाज आ जाता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो जो ब्रॉड गाज का जो डिस्टेंस होता है वो दो रेज के बीच का डिस्टेंस वो रहता है 1676 mm, ठीक है। इसको हमने बोलना हो 5 फीट 6 इंचेस ये होता है, ठीक है। और ये प्रीडोमिनेंट गाज है। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है मोस्टली ये यूज होता है ब्रॉड गाज, ठीक है। और इसका स्पैन की बात करें हम तो 62,891 किलोमीटर जो है खाली ब्रॉड गाज ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रॉडेस्ट गाज है जो अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे पास यूज होता है, ठीक है। तो इसमें ब्रॉड गाज में प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, विद इलास्टिक फास्टनिंग, ठीक है। उसके बाद हम मीटर गाज की बात करें तो मीटर गाज का जो डिस्टेंस होता है, गाज डिस्टेंस दो रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है मीटर गाज में वो कितना होता है 1000 mm, ठीक है। 1000 mm होता है। 1000 mm यानी 3 फीट 3:3/8 इंचेस, ठीक है। इसकी हम बात करें गाज ट्रैक की, तो इसका जो गाज ट्रैक का डिस्टेंस है इंडियन रेलवेज में वो कितना है 2839 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नैरो गाज की। तो नैरो गाज का जो गाज डिस्टेंस होता है वो 762 mm होता है। दैट मींस ये जो डिस्टेंस है नैरो गाज में 762 mm होगा। इसको हमने इंचेस में लिखना हो, फीट इंचेस में 2 फीट 6 इंचेस। और दूसरा डिस्टेंस होता है 610 mm, दैट मींस 2 फीट, ठीक है। और ये जो नैरो गाजेस हैं ओनली फ्यूअर रूट्स में अवेलेबल है, मतलब बहुत कम ही रूट हैं जिनमें नैरो गाज हम यूज करते हैं। नैरो गाज ट्रैक की लेंथ की बात करें हम तो 1685 किलोमीटर ही इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये नैरो गाज जो है हिमाचल में जो रेलवे है, रेलवे ट्रैक जो बिछाया गया है वहां पे नैरो गाज का यूज किया गया है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद भी हम आगे काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे ब्रॉड गाज के बारे में, और आगे हम डिस्कस करेंगे मीटर गाज क्या होता है, नैरो गाज क्या होता है, स्टैंडर्ड गाज क्या होता है, सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो में डालूं उसकी अपडेट आपके पास आ सके। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।